रेड एफएम के द्वारा 17 फरवरी को जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कवि कलेक्टिव का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विख्यात कवि पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर एवं शहर के जाने पहचाने नाम श्री सुदीप भोला जी ने अपनी शानदार कविताओं की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर समस्त रेड एफएम स्टेशन हेड डॉक्टर अमित कुमार ने समस्त आगंतुकों का और प्रायोजकों का आभार व्यक्त किया। रेड एफएम टीम से मयंक हंस, मनीष पांडे, आरजे रिकी, आरजे सत्यम, प्रतीक तिवारी, लोकेश गुप्ता, संजय यादव, शिव शर्मा, चंद्र प्रकाश शुक्ला का विशेष योगदान रहा। जॉय स्कूल, कोठारी ज्वेलर्स, मौजी मिल्क, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, गैलेक्सी हॉस्पिटल, फोर सीजन बेकरी, वी रेडियो, साफ डिटर्जेंट, माँ गायत्री ऑटोमोबाइल, सुपर हीरो, फैब्रिको एलीट का भी विशेष सहयोग रहा। इस नगर में दो बड़े चुंबकीय आकर्षण पूरे विश्व को दिए। एक का नाम है हरिशंकर परसाई। व्यंग्य की विश्व स्तर पर अगर चर्चा होगी तो हमारे देश के सबसे पहले नाम के तौर पर हरिशंकर परसाई को रेखांकित किया जाता है। और मेरा ये सौभाग्य है कि सन 1975 में जब मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी और वो उन्हें अच्छी लगी थी, मैं उनसे मिलने आया था। सागर में भी मिला और यहाँ भी मिला। बहुत स्नेह उनका मेरे प्रति था। वो पुस्तक थी एक और महान व्यक्तित्व के बारे में, और वे थे गजानन माधव मुक्तिबोध। सन 75 में किताब छपी थी, किसी युवा लेखक की पहली किताब का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मुझे मिला था। मैं कविता का सा कवि था, बिंबों का, प्रतीकों का। उससे पहले मेरी यात्रा शुरू हुई थी कवि सम्मेलन से। मेरे पिता कवि थे, लेकिन अचानक जब एक नया प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, नकेनवाद, प्रपद्यवाद, भूखी पीढ़ी, शमशानी पीढ़ी, एक दौर ऐसा अवनति का आया था कविता में, जहाँ कविता जनता से दूर हो गई थी। और वो जो दूर हुए लोग थे वो इतने नकचढ़े थे कि वो जनता के पास जाने वाले कवियों को कवि ही नहीं मानते थे। तो वो बड़ा संकट का मामला था। अब हरिशंकर परसाई अगर लिखते हैं और आपकी समझ में आते हैं तो ये उनका क्या दोष है भाई? और ये दोष उनका भी नहीं है जो पढ़ के खिलखिलाते हैं और उस दर्द तक जाते हैं जो दर्द इसकी अंतिम दो कविताओं में आपने देखा। खैर, बहरहाल हरिशंकर परसाई और दूसरे ध्रुव आचार्य रजनीश या भगवान रजनीश या ओशो। तीसरा नाम मैंने बीच में ले दिया, गजानन माधव मुक्तिबोध। एक चौथा नाम और लेता हूं यहाँ। जब मैं पहली बार आया था तो श्री भवानी प्रसाद तिवारी, अरे क्या कवि थे सर! वो न ऐसे थे न वैसे थे। वो इन दोनों के बीच में एक ऐसी धारा निकाल के लेके आए थे जो नर्मदा जैसी पवित्र थी और जो वाचिक परंपरा की स्रोतस्विनी थी। क्या होता था मालूम है? एक वाचनालय हुआ करता था, नाम मुझे याद नहीं है क्या था उसका, लेकिन अखंड कवि सम्मेलन होता था। ऐसा किसी और शहर पे मैंने नहीं सुना, न मैंने भाग लिया। अखंड कवि सम्मेलन, ढेर सारे कवि आते थे और अपनी काव्याहुति देकर चले जाते थे। अच्छा, विश्व प्रसिद्ध बहन जी लखनऊ के अंबेडकर पार्क में एक बकरी के बच्चे को लेकर के टहलने सवेरे सवेरे निकली। मायावती जी सुबह सुबह बकरी के बच्चे को पकड़ करके टहलने अंबेडकर पार्क में निकल रही है, सुबह सुबह जा रही है। उधर से लालू जी आ रहे हैं। लालू जी ने जब यह सीन देखा कि बकरी का बच्चा मायावती जी लेके घूमने जा रही है, तो लालू जी ने अपनी नाटकीय मुद्रा में कहा, अब बहन जी ये हथनी को लेकर कहां जा रही है? मायावती ने कहा, बोले लालू जी इतने बुढ़ा गए हैं लेकिन आपकी आदत गई नहीं, आपको शर्म नहीं आती? क्या ये बकरी का बच्चा आपको हथनी दिख रहा है? तो लालू जी ने कहा, हमने उन्हीं से पूछा है। अरे ये ज़मीं के आसमां से जुड़ जाए तारे, ये ज़मीं के आसमां से जुड़ जाए, ऐसा ना हो दुनिया के मेले में बिछुड़ जाए। छोटे छोटे बच्चों के हाथ
हथौड़े हैं, छीन के कलम दे दो वो भी ऊंचे उड़ जाए, तारे ये गम कि बहती हिमालय से मंद मंद होकर जो शीतल सुगंधित समीर नहीं देंगे हम, बहती हिमालय से मंद मंद होकर जो शीतल सुगंधित समीर नहीं देंगे हम, और देना था जो दे दिया रे तुझे पाकिस्तान प्यारे, अब तो ये अपना जमीर नहीं देंगे हम, देना था जो दे दिया रे तुझे पाकिस्तान प्यारे, अब तो ये अपना जमीर नहीं देंगे हम। क्यों? क्योंकि भारती का भार है विशाल दुश्मनों का काल, ये भारती का भार है विशाल दुश्मनों का काल, ठोक देंगे तालगाल चीर नहीं देंगे हम, होकर बेपीर वीर चले शमशीर तीर, प्राण ही दे देंगे कश्मीर नहीं देंगे हम, प्राण ही दे देंगे कश्मीर। तू अगर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। तू अगर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर तू अगर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। तबाहियाँ तो किसी और की तलाश में थीं, तबाहियाँ तो किसी और की तलाश में थीं, कहाँ पता था उन्हें ये मकान तेरा है, कहाँ पता था उन्हें ये मकान तेरा है। और छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है, ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है। आज दिनांक 17 फरवरी को जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रेड एफएम के द्वारा द कवि कलेक्टिव का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के जाने माने सुप्रसिद्ध पद्मश्री अवॉर्डेड डॉक्टर अशोक चक्रधर जी का आगमन हुआ। साथ ही साथ सुदीप भोला जी भी देश के एक फेमस कवि हैं, उनका भी आगमन हुआ। और इस अवसर पर लोगों ने दोनों की कविताओं का बहुत आनंद उठाया है। और हम अपने सारे स्पॉन्सर्स का और जबलपुर की जनता का बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को इतना सक्सेसफुल बनाया है। आज का प्रोग्राम रेड एफएम ने जो आयोजित किया है कवि कलेक्टिव में, इसके कई सीरीज़ है, ये मैं कई जगह रहा हूँ, लेकिन अपने शहर में कविता पढ़ना मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मंच से भवानी प्रसाद तिवारी जी की चर्चा हुई, ओशो रजनीश जी की चर्चा हुई, हरिशंकर परसाई जी की चर्चा हुई। कुछ हमें ही नहीं पता है, आज नई पीढ़ी को पता ही नहीं है कि ये लोग कौन हैं और जबलपुर से कैसे गहरे जुड़े हुए लोग हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का ये ससुराल है जबलपुर। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे महाकवियों से साहित्य की धानी है, दर्शन की धानी है, अध्यात्म की धानी है। कल मैं नर्मदा जयंती पर ये हमारा तिलवारा घाट के जो घाट था वहाँ पर नर्मदा आरती में था। वहाँ देख के मुझे लग रहा था कि मैं ऋषिकेश में आ गया हूँ, बनारस की आरती है। मुझे जबलपुर इन दिनों इतनी प्रगति कर रहा है और मैं आज के कवि कलेक्टिव को सुन करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जो हम बचपन में कवि सम्मेलन सुना करते थे, ये वही दौर लौट रहा है। साहित्य के प्रति हमारे शहर का रुझान बढ़ रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ रेड एफएम को और इस आयोजन को कराने वाले सभी स्पॉन्सर्स को, क्योंकि अब कवि सम्मेलन इतने आसान नहीं रह गए हैं। मुझे भी बुलाने के लिए मैं कल गुरुदेव के पास अपने गया तो उन्होंने कहा यार बहुत पैसा लेते हो। मैं कहा गुरुजी मैं अपने शहर में तो नहीं लेता हूँ, लेकिन बाहर तो लेना होता है। लेकिन स्पॉन्सर अगर अशोक जी को बुला रहे हैं, हम लोगों को बुला रहे हैं, 5 और कवियों को बुला रहे हैं, तो जबलपुर सक्षम तो बहुत है। इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ रेड एफएम को कि उन्होंने एक महनीय आयोजन की, इन कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक पड़ाव हमारा जबलपुर रखा। निश्चित रूप से मानिएगा ये आज छोटा सा कार्यक्रम, कुछ लोग पूरी कुर्सियां नहीं भरी, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि यही रेड एफएम का कवि सम्मेलन होगा। इसी में पाँव रखने की जगह नहीं होगी, ये मैं आपको वायदा करता हूं, क्योंकि हमारे जबलपुर जैसा श्रोता कहीं नहीं मिलेगा।